हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। उसका यूनिट वन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। जिसका पहला टॉपिक है प्री फॉर्मुलेशन। प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है? प्री फॉर्मुलेशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्री एंड फॉर्मुलेशन। प्री मतलब होता है पहले, और फॉर्मुलेशन मतलब कि ड्रग को प्रिपेयर करना। ठीक है, किसी ड्रग को बनाना, कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो फॉर्मुलेशन के अंडर आता है। तो ड्रग को बनाने से पहले की चीजें जो होती है वही हमें प्री फॉर्मुलेशन में पढ़ना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब हमें घर बनाना होता है, जब हमें घर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? घर बनाने से पहले, घर बनाना दैट इज फॉर्मुलेशन वाला पार्ट। बट उससे पहले हम ईंट लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, सरिया लाते हैं, है ना? तो ये सब प्रोसेस कहाँ कौन सी है? प्री फॉर्मुलेशन की। तो वही हम इससे रिलेट करके अगर पढ़ें तो आसानी से समझ में आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रो। इंट्रो में बिफोर डेवलपिंग अ फॉर्मुलेशन, किसी भी फॉर्मुलेशन को डेवलप करने से पहले, जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया जा रहा है, लाइक टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, एक्सेट्रा, वी स्टडी द सुटेबिलिटी ऑफ अ न्यू ड्रग। मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें उसको सूट कर रही हैं, कौन सा टेम्परेचर उसको सूट कर रहा है ना? कौन सा मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना, सूट कर रहा है, लाइट में रहना है कि नहीं रहना है, ये सब चीज़ें प्री फॉर्मुलेशन में आएंगी। ठीक, नई ड्रग हो गई है एक्सिपिएंट चूजन फॉर द फॉर्मुलेशन। और एक और डेफिनेशन, ये छोटी सी डेफिनेशन थी, आपको ये पसंद है ये, पर ये याद कर लीजिए। अगली डेफिनेशन है जो थोड़ी बड़ी है, थोड़ा डीप है, बड़ा कुछ नहीं है बट यही है कि थोड़ा डीप नॉलेज है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस वेयर प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट जो प्री फॉर्मुलेशन बनाता है उसे बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट। वो क्या करते हैं? कैरेक्टराइज द फिजिकल, केमिकल, biopharmaceutical and mechanical properties of a new drug substance in order to develop stable, safe and effective dosage form। तो वो जो प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी देखता है कि इसके कलर में कोई चेंज ना आ जाए, इसके ऑर्डर में कोई चेंज ना आ जाए, इसके टेस्ट में कोई चेंज ना आ जाए। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि इसमें हाइड्रोलिसिस ना हो जाए, ऑक्सीडेशन ना हो जाए, ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी को वो कांस्टेंट रखता है ताकि जो हमारी ड्रग हो वो स्टेबल बने, जिस काम के लिए बन रही है वो काम हो। ये नहीं कि ड्रग में पहले से इंटरेक्शन हो गया एक्सिपिएंट के साथ, या फिर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से, और क्या कहते हैं, हम दे किसी और वजह के ले रहे थे और हो कुछ और गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो स्टेबल होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए और इफेक्टिव डोजेस फॉर्म बननी चाहिए। तो ये सब कब होगा? जब हम प्री फॉर्मुलेशन के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब गोल क्या है प्री फॉर्मुलेशन का? जैसा कि मैंने पहले बताया डेफिनेशन में कि इसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं। भाई सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, जल्दी मतलब इफेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, है ना? अगर कोई ड्रग, अगर आपको चोट लगी है, आपको जल्दी रिलीफ चाहिए ना, आप चाहते हो कि जितना कम पेन हो उतना अच्छा है। तो भाई सॉल्युबिलिटी जल्दी यानी जल्दी सोलूबल होना चाहिए। क्रिस्टल फॉर्म ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस, है ना? और फिर उसके बाद काइनेटिक रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोज फॉर्म। तो जो काइनेटिक रिलीज है यानी कि रेट जो है उसको रिलीज करने का, है ना, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने का, वो भी तेज होना चाहिए। कंपैटिबल होना चाहिए, है ना, कि मतलब एक्सिपिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करे, है ना? जो ड्रग वाला पार्ट होता है, जो कोई भी मेडिसिन होती है, वो जब हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं या फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो दो चीज़ों से बनती है, एक ड्रग से और दूसरा दूसरा है एक्सिपिएंट से। तो कंपैटिबिलिटी की जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि जो ड्रग है वो एक्सिपिएंट के साथ कंपैटिबल हो, उसके साथ कोई इंटरेक्शन करके कुछ और ना बना दे और ड्रग को खराब ना करे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मुलेशन। अब हम फॉर्मुलेशन जब बना रहे हैं तो फैक्टर अफेक्टिंग प्री फॉर्मुलेशन, सॉरी, तो प्री फॉर्मुलेशन की प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं वो भी तो देखना होगा,
है ना। हम प्री फॉर्मुलेशन की प्रोसेस किए जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, पता लगा हम जो प्री फॉर्मुलेशन की प्रोसेस कर रहे हैं वही अफेक्टेड हो गई, है ना, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो वो चीज़ हो गई। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर है, पहला पीएच या पी के ए वैल्यू, है ना, पीएच मेंटेन रहना चाहिए। भाई पीएच चेंज होगा तो उसमें रिएक्शंस होगी, जनरल सी बात है। फिर सॉल्युबिलिटी जैसा पहले भी बताया, थर्मल या हीट इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है तो ये भी हो गया। डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, कंपैटिबिलिटी स्टडी होगी जैसा कि भी मैंने बताया। ठीक है, पार्टिकल साइज, बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल साइज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, फैक्टर्स है जो प्री फॉर्मुलेशन को इफेक्ट करती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं फॉर्मुलेशन करने से पहले ड्रग का। तो पहले हम फिजिको केमिकल, मतलब फिजिकल और केमिकल, है ना। तो पहले फिजिकल देखते हैं फिर केमिकल देखेंगे। तो फिजिकल में थ्री टाइप में डिवाइडेड है, इसका क्लासिफिकेशन ऐसे है। पहला नेचर ऑफ सॉलिड ड्रग, जो ड्रग है सॉलिड ड्रग है उसका नेचर। देखिए यहाँ पे हमने सॉलिड क्यों लिखा, आप बोले लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, पर मोस्टली जो अगर हो सकता है या होता है वो सॉलिड ही है, इसलिए हमने सॉलिड लिया है। ठीक है, फिर सॉलिबिलिटी डेटा, स्टेबिलिटी एनालिसिस, तो ये तीन चीजें हैं। अब पहले पे जाएं तो नेचर ऑफ द सॉलिड ड्रग। अब सॉलिड ड्रग का जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, है ना। तो जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट के बेसिस पे हम ये बताएंगे कि वो भाई क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है, क्या है। ठीक है, अगर क्रिस्टलाइन है तो मतलब कि उसके जो लैटिस है वो क्या है, एक रेगुलर वे में अरेंज है, उसके जो मोनोमर्स हैं वो एक रेगुलर वे में अरेंज है ना। मोनोमर मतलब कि एक सबसे छोटी यूनिट जिससे वो मिलके बना है, जैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल है, वैसे ही उस कंपाउंड के अंदर उसका मोनोमर। ठीक, तो ये हो गया। फिर दूसरी चीज हो गई, उसे पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, है ना। फिर पाउडर फ्लो, पाउडर के फ्लो को भी हम इसमें चेक करते हैं, ये भी किस में आता है, नेचर ऑफ द सॉलिड ड्रग, है ना। तो पाउडर फ्लो कैसे कर रहा है, वो हाइग्रोस्कोपिसिटी, सॉरी, हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब कि वो मॉइस्चर को तो नहीं एब्जॉर्ब कर ले रहा है। हाइग्रोस्कोपिक आपने नाम सुना है ना पहले, बहुत जनरल सा टर्म है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि सिलिका जेल वगैरह हो गया, ये सब क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आते हैं उसमें एक पैकेट आपको मिलता होगा, आप ध्यान देंगे तो होता है उसमें, वो किस लिए होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। ठीक, तो ये हो गया। फिर सेकंड पे चलते हैं, सॉलिबिलिटी डेटा। इसमें क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब कि कैसा वो टूट रहा है। फिर सॉल्युबिलाइजेशन, डिसोसिएशन और सॉरी डिसोल्यूशन और थर्मल इफेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस में। स्टेबिलिटी इन टॉक्सिकोलॉजी फॉर्मुलेशन, मतलब कि जो टॉक्सिकोलॉजी फॉर्मुलेशन है उसमें स्टेबिलिटी हो, पीएच स्टेबिलिटी हो और कंपैटिबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए, अभी हम आगे फिजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे, अब यहाँ हम कलेक्टिव देख लेते हैं एक बार क्लासिफिकेशन, कि फिजिकल का अलग और केमिकल का अलग, क्योंकि हमने कहा था कि आपको केमिकल का बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों है, दोनों आप देख लीजिए। पहला फिजिकल और केमिकल, है ना। फिजिको केमिकल में एक फिजिकल है, केमिकल है। फिजिकल जो है वो तीन पार्ट में है, बल्क कैरेक्टरिस्टिक और जो नेचर ऑफ द सॉलिड अभी मैंने ड्रग बताया था पीछे, और सॉल्युबिलिटी एनालिसिस और स्टेबिलिटी एनालिसिस। जो बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, सी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लीजिएगा। फिजिकल फॉर्म, जो फिजिकल फॉर्म है उसमें पार्टिकल साइज आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है और फ्लो प्रॉपर्टी आता है, अभी पीछे बता चुके हैं। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में आयनाइजेशन कांस्टेंट आता है, पार्टीशन कोफिशिएंट आता है, डिसोल्यूशन आता है, पीएच आता है, जैसे कि पीछे बताया था। ठीक, और स्टेबिलिटी एनालिसिस में सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी आता है, सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी आता है। ठीक, फिर उसके बाद केमिकल में चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो इसमें रिएक्शंस आती हैं, जैसे केमिकल का मतलब रिएक्शन ही होता है ना, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस आपको पता ही है, वाटर के प्रेजेंस में किसी ए भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा इसमें, मतलब क्या होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीजें अगर होती हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक होगी और ये दो होगी, तभी होगा। ठीक है, मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन हटे या फिर दो इलेक्ट्रॉन हटे। ठीक है, तो ऐसा। फिर रिडक्शन जस्ट उल्टा,
हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ठीक है। फिर रेसमाइजेशन, यानी कि वो उसका मिरर इमेज बनाएगा और मतलब कि एक तरह से उसको कॉपी करेगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन मतलब कि स्मॉल स्मॉल जैसे मोनोमर बोले ना, मोनोमर मिलके एक बड़ी यूनिट बनाता है वैसा, एक बड़ा कंपाउंड बनाता है वैसा। तो पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमर्स बनेंगे इसमें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं आप। एक और क्लासिफिकेशन है, मतलब कि अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड का इंटरनल स्ट्रक्चर को आप अगर बोलो तो उसको क्लासिफाई करना है तो कैसे करोगे। तो इसको हम दो केमिकल कंपाउंड को क्लासिफाई करना है तो दो पार्ट में कर रहे हैं, पहला इंटरनल स्ट्रक्चर और दूसरा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। जियोमेट्रिकल बेसिस पे किया जा रहा है, अगर रेगुलर अरेंजमेंट है मोनोमर्स का तो वो क्रिस्टलाइन होगा, और इरेगुलर है तो वो एमॉर्फस होगा। फिर क्रिस्टलाइन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिंगल एंटिटी मतलब कि एक सिंगल मोनोमर, और एक मॉलिक्यूलर एडक्ट मतलब कि कई मोनोमर मिलके बना रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलर एडक्ट में आता है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर एडक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक, एक स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक जो है ये होता क्या है भाई, सीधी बात है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक मतलब क्या होता है कि जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो इंट्रैप हो जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में। तो जो ये वाली प्रोसेस है ये कहलाती है स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है ना। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक में अब तीन पार्ट में डिवाइडेड है ना। ये इसमें चैनल आता है, लेयर आता है और केज आता है। चैनल मतलब जब क्या कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इंटरैक्ट हो तो उस चैनल में आता है। आगे इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्टोकियोमेट्रिक बताई दिया आपको। इसको सॉल्वेट्स और हाइड्रेट्स भी बोलते हैं। सॉल्वेट्स किस केस में बोलते हैं, देखिए ये वाइवा में पूछ सकता है, या अभी जैसे एमसीक्यू का पेपर हुआ, ऑनलाइन पेपर हुआ तो उसमें भी पूछ सकता है। तो सॉल्वेट्स तब कहेंगे हम जब जो सॉल्वेंट इंट्रैप हुआ है, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इंट्रैप हुआ है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, वो अदर देन वाटर हो, है ना। सॉल्वेंट जो हो वो वाटर को छोड़ के कुछ भी हो, ठीक, तो वो सॉल्वेट्स कहलाएगा, और अगर वाटर है तो वो हाइड्रेट्स कहलाएगा, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि वही चीज जो अभी पीछे मैंने बताई, अब उसको एलेबोरेट करेंगे, उसको डीपली बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बोला था मैंने बताऊंगा, और भाई बताना भी चाहिए क्योंकि इतना शॉर्ट में कैसे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, क्रिस्टलाइन में क्या है, मतलब अब इसको एलाबोरेट करते हैं। तो क्रिस्टल हैबिट, इसको हैबिट भी बोला जाता है, क्रिस्टलाइन को क्या बोला जाता है, हैबिट। तो जो क्रिस्टल हैबिट है यानी कि एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल हैबिट भी बोला जाता है। तो क्रिस्टल हैबिट क्या है, एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल का एक्सटर्नल शेप है जो हमें बाहर से दिखता है उसे हम बोलते हैं हैबिट, और वही होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है। फिर आगे इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटर अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल, सीधी बात है कि वो डिस्क्रिप्शन है आउटर अपीयरेंस, बाहर से कैसे दिख रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट के बारे में चलते हैं, ठीक। तो इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, एटम और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन हाईली अरेंज्ड फॉर्म एंड इज एसोसिएटेड विद थ्री डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। मतलब कि देखो, जो क्रिस्टलाइन स्टेट में होगा एक तो रेगुलर वे में अरेंज्ड होगा, और दूसरा थ्री डी में होगा। थ्री डी मतलब क्या, थ्री डी मतलब क्या, अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई ये तो थ्री डी पिक्चर है, या तो ये थ्री डी में दिख रहा है मेरे को, है ना। तो थ्री डी मतलब क्या, थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशन, एक्स वाई जेड, तीन डायमेंशन उसमें बने तो वो थ्री डी में आता है। टू दो डायमेंशन बने वो टू डी में आता है ना। तो ये, तो वो रेगुलर अरेंज्ड हो और थ्री डी स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल हैबिट जो होता है वो निडल, ट्यूबुलर और इक्वेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब एग्जांपल है उसके। एमॉर्फस फॉर्म, इन दिस फॉर्म सॉलिड डू नॉट हैव एनी डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसा कि पहले भी बोला था, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर रिडक्ट क्या होते हैं भाई। मॉलिक्यूलर रिडक्ट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वन कंपाउंड हैव अ टेंडेंसी टू ट्रैप द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यही बोला था ना मैंने, स्टोकियोमेट्रिक और मॉलिक्यूलर रिडक्ट, क्योंकि मॉलिक्यूलर रिडक्ट ही दो टाइप में हुआ था, स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक, उसको भी आगे देखेंगे। तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
इंट्रैप हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिडक्ट। अब आगे चलते हैं, राइटिंग थोड़ी गंदी है, एडजस्ट कर लो यार। आगे से ट्राई करूंगा साफ लिखने का, ठीक है, टाइम नहीं मिलता, सॉरी। नॉन स्टोकियोमेट्रिक इंक्लूजन कंपाउंड, पहले नॉन स्टोकियोमेट्रिक देखेंगे फिर स्टोकियोमेट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है, इन दिस द क्रिस्टल सॉल्वेंट, इन दिस क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में क्या होता है, जो सॉल्वेंट, कॉमा है मतलब ध्यान देना, इन दिस क्रिस्टल द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इंट्रैप होते हैं विद इन द क्रिस्टल लैटिस। ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है चैनल, है ना, और आगे यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हो कि इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चैनल, पहला चैनल है, क्योंकि नॉन स्टोकियोमेट्रिक तीन में डिवाइड हुआ था, पहला चैनल था। एट अ पॉइंट व्हेन द क्रिस्टल कंटेन्स कंटिन्यूअस चैनल इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन इनकॉर्पोरेटेड, फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, थायो यूरिया हो गया, फॉर्म चैनल, ठीक। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। क्लियर। Here the solvent molecules are in strand or entrapped और incorporated, आप जो बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो, इन बिटवीन लेयर ऑफ क्रिस्टल, दो क्रिस्टल के लेयर के बीच में अगर इंट्रैप हो रहा है तो वो लेयर में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, क्ले मोंटमोरिलोनाइट, है ना। अब इसमें प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट क्या है, बेंटोनाइट, कैन इंट्रैप, बेंटोनाइट है प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट, और वो इंट्रैप क्या क्या कर सकता है, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, ग्लाइकॉल्स हो गया, बिटवीन द लेयर्स एंड द लैटिस, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लैथरेट, सॉरी क्लैथरेट, क्लैथरेट और केज, हमने आपको केज बताया था, केज और क्लैथरेट दोनों होता है, ठीक है। अब दोनों याद रखिए, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है आर इंट्रैप्ड विद इन द कैविटी ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म ऑल साइड्स, सभी साइड से क्रिस्टल के कैविटी में अगर इंट्रैप्ड हो जा रहा है तो उसे बोलते हैं केज। केज मतलब तो आपको पता ही है, गुफा। समझ लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स मतलब कार्टून यार, पंखे का या किसी भी चीज का, है ना। फर्स्ट एड बॉक्स ले लो, सीधी बात, फर्स्ट एड बॉक्स ले लो, तो उसमें उसको खाली कर दो, उसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका भर दो, दो तीन बूंद, उसको बंद कर दो, तो वो एक गुफा टाइप हो जाएगा। तो उसी उसी तरह जब इंट्रैक्ट होता है सॉल्वेंट का, उसे बोलते हैं केज, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक इन्फ्यूजन, दिस मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स हैज कंसोलिडेट द crystallizing solvent, sorry, this molecular complex has consolidated the crystallizing solvent molecule into specific sites within the crystal lattice। यार राइटिंग इतनी गंदी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी। आज आगे से ध्यान दूंगा, पर इतना भी खराब नहीं है, आएगा आएगा। तो ये क्या था, स्टोकियोमेट्रिक मतलब इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कंसोलिडेट करते हैं क्रिस्टलाइजिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इनटू स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट क्रिस्टल के अंदर एक स्पेसिफिक साइट पे क्या कहते हैं, उसको इंट्रैप्ट करते हैं लैटिस में, ठीक है। तो ये हो गया। अब टाइप्स, इसके भी टाइप्स होते हैं, लेकिन किस बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ द वाटर प्रेजेंट, मतलब कि कितने पोर्शन में वाटर प्रेजेंट है वो। तो पहला है एनहाइड्रस, दूसरा है हेमीहाइड्रेट, तीसरा मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट एंड ट्राईहाइड्रेट, ठीक है। तो जो एनहाइड्रस है, यानी कि एक मोल ऑफ कंपाउंड, यानी वन मोल ऑफ कंपाउंड प्लस 0 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, अगर हो तो मतलब वाटर प्रेजेंट ना हो, जीरो मतलब क्या, खत्म, कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, एम्पीसिलिन, तो ये क्या है, एनहाइड्रस। सेकंड, हेमी हाइड्रेट, तो इसमें क्या, एक मोल ऑफ कंपाउंड हो, जो यानी जो कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं वो एक मोल ऑफ कंपाउंड हो, और 1/2 या हाफ, 1/2 और हाफ मोल ऑफ वाटर हो, तो उसे बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब ही होता है यार आधा, यहाँ से सीधा याद रखो। मोनोहाइड्रेट मतलब कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड प्लस 1 मोल ऑफ वाटर, मोनो मतलब 1, यहाँ से याद रख लो। वाटर को रेफरेंस लेके चलोगे तो याद रहेगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर, मोनो 1 मोल ऑफ वाटर, है ना। कंपाउंड 1 मोल ऑफ कंपाउंड तो सब में सेम है, ठीक है। हाइड्रेट मतलब डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट में वही 1 मोल ऑफ कंपाउंड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, देखने पूरा देखने की कोशिश करना भाई, आपके लिए ही है। और अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको मिलती रहे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर आपको कोई
सुझाव है, आपके कोई सुझाव है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई, हम उस पे अमल करेंगे। ठीक है? टाटा बाय बाय, फार्मा गुरु की तरफ से गुड नाइट।